दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जारी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक गौड़, राष्ट्रीय संयोजक आरक्षण विरोधी पार्टी। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हमारे बीच में छोटे भाई हैं मेरे, वाल्मीकि कुमार जी, जो बिहार से हैं, गोपालगंज से आए हुए हैं दिल्ली। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। वाल्मीकि कुमार जी हमारे साथ करीब पिछले 10 साल से जुड़े हुए हैं। पीछे पार्टी में भी, जहाँ जिला गोपालगंज से जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद प्रदेश के यूथ के अध्यक्ष भी रहे हैं और आज हमारे बीच में हैं, बैठे हुए हैं। आज हम आरक्षण की जो मुद्दे हैं, थोड़ा सा उसको बिहार की तरफ फोकस करके और अपने भाई युवा साथी के विचार आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। तो वाल्मीकि जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये सबसे पहले तो मैं आपको बड़े भाई के रूप में धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे अभिभावक सम्मान यहाँ पे संजय भैया भी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जो इस देश में जो एक चिंगारी चलाई थी AGP के माध्यम से, वो चिंगारी आज कहीं न कहीं भारत के हर गांव तक पहुंच चुकी है, जिसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को भी 10% लॉलीपॉप देना पड़ा। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ वाल्मीकि जी, कि जिस तरीके से आज की डेट में आप राजनीति देख रहे हो, 10% लॉलीपॉप की आपने बात करी, वो कहीं ना कहीं मैं उसको एक लॉलीपॉप ही मानता हूँ और आपने भी लॉलीपॉप ही बोला है, क्योंकि उस आरक्षण का फ़ायदा कहीं भी मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह रहा है कि भाई जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर होना ही नहीं चाहिए, और आप देख रहे हैं पीछे जो मराठा आरक्षण जो 10% उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया था, उस पर भी बवाल हो गया है और वो आरक्षण अब कहीं भी नहीं दिया जा रहा है। तो अगर मोदी जी को या किसी भी सरकार को अगर ये आरक्षण सवर्णों को देना है तो उसको 50% के दायरे के पहले तो अंदर रखा जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर उसको 50% दायरे में रखते हैं तो फिर ये डिसाइड करें कि भाई वो OBC का जो 27.5% है उसमें से वो 10% मिलेगा, या फिर जो SC/ST एक्ट जो इनके लिए 22.5% जो निर्धारित है, या इसमें से वो दे रहे हैं। क्योंकि 50% से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एकदम से हाल ही में आपको पता है बिल्कुल मना कर दिया है, 50% से ऊपर जा ही नहीं सकता रिजर्वेशन। तो यहाँ लॉलीपॉप की बात तो ये है। अब मैं बिहार पे आना चाहता हूँ कि बिहार से आप बिल्कुल पृष्ठभूमि आपकी बिहार से है, काफ़ी लंबे समय से आप आरक्षण के विरोध में और SC/ST एक्ट के विरोध में आप संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, पिछले पार्टी के साथ अपना जो संगठन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में आप किस तरीके से देखते हैं इस आरक्षण को लेके, क्या राजनीति होती है बिहार के अंदर। अभी आपने हालिया देखा कि चिराग पासवान जी का भी बयान एक आरक्षण के ऊपर आया, जबकि आप जानते हो चिराग पासवान जी के जो पिताजी हैं अपना रामविलास पासवान जी, जो आज नहीं है। मैंने अपना जब से होश संभाला, मैंने देखा है कि कोई भी आरक्षण से छोटा बिल हो, कोई मुद्दा हो, यहाँ तक कि जब लोकपाल बिल पास हुआ उसमें भी रामविलास पासवान जी 156 सांसदों को लेके उसके आगे बैठ गए थे, जो संसद भवन के आगे धरने के लिए। तो क्या आप ऐसे लोगों से क्या आप उम्मीद करते हैं, क्या ये आरक्षण के विरोध में मुखर होकर आ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी या कोई इनका एक जुमला है। देखिए, चिराग पासवान जिस पार्टी से है, उसका चाल और चरित्र को पूरे बिहार के साथ साथ पूरा देश जानती है कि जब भी वो जनाधार पे आते हैं, जब वो सत्ता से दूर होते हैं, तो हमेशा अगड़ियों का मुद्दा उठाते हैं ताकि उसको एक जनाधार उनमें ट्रांसफ़र हो, जो पिछले चुनाव में दिखाई भी दिया। चिराग पासवान जब लड़ते थे गठबंधन में तो उनको 3.5% वोट मिलता था, और जब पिछला बार वो चुनाव लड़े तो उनको 7.5% वोट मिले। कहीं न कहीं वो वोट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के कार्यकाल से जो लोग दुखी थे, वही वोट बैंक इनमें ट्रांसफ़र हुआ। क्योंकि पिछला चुनाव का भी आप इतिहास लीजिएगा तो राजद का जो कोर वोट बैंक थे, वो कोर वोट बैंक से अभी 1% बढ़ा है।
लेकिन लोजपा का वोट बैंक 4% बढ़ा है, और वो 4% वोट बैंक वही बढ़ा है जो लोग न कभी लालू को वोटेंगे और न नीतीश को अब वोटेंगे। तो वो वोट बैंक कहीं ना कहीं आपके, हमारे और जो अगड़ी जाति के लोग हैं वही वोट बैंक है। ये इस चुनाव में चिराग पासवान ने देखा कि जब इनको सभी लोग बाइकाट कर दिए हैं तो यही समाज इनके साथ आया, तो अब एक फिर से एक शगुफा छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अब न इधर के रह गए न उधर के रह गए। जिन्होंने इनको वोट दिया था वो लालू को झेल नहीं सकते, और ये अगर लालू के साथ जाएंगे तो इनकी पत्ता खत्म हो जाएंगे वहीं पे। और इनको वोट मिला था नीतीश कुमार के जनाधार के खिलाफ वोट मिला था। तो चिराग पासवान के पिताजी के समय से आते चला आ रहा है कि ये कहते कुछ और है। मैंने हिंदुस्तान की राजनीति में तो एक इनके पिताजी के बारे में बोला जाता था मौसम वैज्ञानिक, मौसम को देखकर ये बदल जाते हैं। तो उनके पिता जाहिर सी बात है वो इसी डीएनए के हैं, वो भी मौसम को भांप रहे हैं कि अभी अगड़ियों को आगे करके लड़वाया जाए, और लड़वा कर उसके वोट बैंक के इशारा या फिर ताकत के दम पे हम बिहार में स्थापित हो। कहीं न कहीं ये सोची समझी इनकी षड्यंत्र हैं, और बिहार के अवाम इनके झांसा में नहीं जाने वाली है। पिछला चुनाव पूरे देश देख चुका है कि देखिए उत्तर प्रदेश बिहार का जो चुनाव होता है, इसने हमेशा सत्ता में जो तानाशाही किया है उसको नतमस्तक करने का काम किया। नरेंद्र मोदी का 36 हेलीकॉप्टर के बाद भी जो स्थिति बिहार में हुआ है, इनके मंत्री 36 हेलीकॉप्टर से दौरा किए हर प्रोग्राम में, उसके बाद भी आज ये 74 सीट पे आकर रख गए, 75 सीट पे, 74 सीट पे, 117 सीट पे चुनाव लड़वाए थे। तो बिहार ने हमेशा सत्ता को उसके औकात पे लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का भी यही स्थिति है। तो हम लोग अपने मुद्दा से विचलित न हों, और कहीं न कहीं इनके अंदर डर है कि अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो ये लोग भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर लेंगे, और जिस वोट बैंक के दम पे इनके पिताजी से लेकर सभी लोग राज किए हैं वो वोट बैंक इनसे खिसकने का डर लगा। वाल्मीकि जी, मुझे एक बात बताइए, आप भी पिछले 10 साल से इस मुद्दे पर, आरक्षण पे, SC/ST एक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं आज की राजनीति है, आज की कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, कौन सा ऐसा क्या हमारे पास विकल्प क्या बचता है, हमारे पास क्या विकल्प बचता है कि हम लोग आगे क्या कदम उठाएं? एक मैं आपका एक विचार जानना चाह रहा हूँ, क्या किया जाए? क्योंकि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा, बसपा, JDU, चाहे कोई भी पार्टी हो, आज जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो खासकर से सवर्णों के मुद्दे हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो है सवर्ण उत्पीड़न का। कि आज देखिए आप भारत के किसी भी कोने में आप चले जाइए, आप खासकर से उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों से आप देखिए खबरें आ रही हैं, हर जगह झूठे मुकदमे SC/ST एक्ट के सवर्णों पे लगाए जा रहे हैं और प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या भविष्य हम होना चाहिए, और हम आगे क्या रणनीति हम लोगों की होनी चाहिए इन पार्टियों के खिलाफ, या इन पार्टियों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो कहीं गांव में बसता हो, जो किसी कस्बे में बसता हो, उसको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि भारत का संविधान क्या कहता है। भारत का संविधान ये बात कभी नहीं कहता। जब भारत का संविधान भारत में लागू हुआ उस समय सिर्फ 22.5% आरक्षण दिया गया था। 74 तक 22.5, 74 के बाद 22.5 से बढ़ाना चालू हुआ। उस समय सिर्फ 22.5 दिया गया था जो समाज के दबे कुचले लोग थे। उस समय ये नहीं था अनुसूचित जनजाति, OBC मंडल आयोग 1990 में आया। उस समय जो दबे कुचले लोग होते, और संविधान बनाने वालों ने बहुत अच्छा चीज़ लिखा था कि हर 10 साल पे इसकी समीक्षा होना चाहिए। अब इस चीज़ को कुछ जो भीमवादी संगठन है, जो जातिवादी संगठन भी जिसको आप कह सकते हैं, वो लोग कहते हैं कि संवैधानिक अधिकार है आरक्षण। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले आप पढ़ना सीखिए और अध्ययन कीजिए। भारत का संविधान ये कभी नहीं कहता है कि आपकी पुस्तैनिक अधिकार है। भारत का संविधान ये कहता है कि भारत में रहने वाला हर गरीब, शोषित, वंचित को एक व्यवस्था बनाया गया जिसका नाम दिया गया आरक्षण। अब रामविलास के बेटे को आरक्षण की क्या आवश्यकता है?
उदित राज के बेटे को आरक्षण की क्या आवश्यकता है, मायावती के भाई को आरक्षण की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम लोगों को कोर्ट के अंदर एक जन याचिका दायर करना चाहिए और उस जन याचिका में हम लोगों को ये चीज़ कहना चाहिए कि जो संपन्न हो चुके जो दलित हैं, आज देश में हर बरस 10,000 दलित संपन्न हो चुके हैं, तो कम से कम उस 10,000 को तो आप आरक्षण कोटा से बाहर कर दीजिए। और जो गरीब है, अब गरीबी का तो कोई जात होता नहीं है, एक ब्राह्मण का बेटा भी गरीब हो सकता है, एक ठाकुर का भी बेटा गरीब हो सकता है, एक ओबीसी का भी हो सकता है। तो गरीबी का पैमाना गरीब ही रहने दीजिए, उसको जाति में मत बांटिए। और ये जो आपने SC ST की बात की, तो SC ST एक्ट ही 1990 के बाद आया हुआ है। ST SC एक्ट संवैधानिक अधिकार नहीं है। हमारे पूर्वज, अगर हम लोग पे लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों पे शोषण किया है, तो हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से भी पहला गोली खाया है, मुगलों से भी लड़ा है, धर्म और देश के लिए हम लोग सदा आगे लड़े हैं। इसके लिए लोग हम लोगों को टारगेट करते हैं। अगर उनको लड़ना है तो बुद्धि और विवेक से लड़ें, नहीं तो अनर्गल लड़ेंगे तो फिर हर घर से भगत सिंह पैदा लेगा। और हमारा DNA है कि हम कटना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। मैं एक बार वाल्मीकि जी फिर वहीं लौट के आ रहा हूँ चिराग पासवान के ऊपर। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, उन्होंने अपने एक निवास स्थान पर एक मीटिंग रखी, उसमें दलित संगठनों को मतलब आमंत्रित किया। तो क्या सवर्ण नेताओं को कहीं क्यों नहीं बुलाया जाता, या कोई भी मीटिंग हो? मैं अक्सर देखता हूँ कि दलित चिंतन शिविर होते हैं, दलित रैली, महादलित महारैली, कई सारे बड़े बड़े लीडर भी करते देखे हैं मैंने। आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी दलित महादलित पंचायतों में जाते रहे। तो कभी सवर्ण पंचायत नहीं होती, कभी सवर्ण नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता। ये इसके पीछे क्या कारण है, इस क्या मानते हैं आप उसका? देखिए, इसके पीछे एक ही वजह है, सवर्ण महापंचायत भी हुए हैं, आपने बुलाया होगा, कहीं ना कहीं हम भी बुलवाए थे। नहीं, मैं लीडरों की बात कर रहा हूँ खास कर से। लीडर क्यों नहीं, लीडर नाम क्यों नहीं देते उनको कि सवर्ण पंचायत हो रही है, या किसी पंचायत में सवर्णों को बुलाया जा रहा है, या सवर्ण भी कोई देश के अंदर हैं, या सवर्ण आज अस्तित्वहीन हो गया है। सबसे बड़ा चीज़ है कि सवर्ण के जो नेता हो बिना पेनी के लोटा हो गए। एक इसका एक ही उपाय है कि एक फुटबॉल आप ले लीजिए। अब फुटबॉल आप मान लीजिए, भारत का राजनीति में फुटबॉल आप सवर्ण को मान लीजिए। कभी सपा इधर से मारेगा तो कभी कांग्रेस उधर से मारेगा, कभी भाजपा इधर से मारेगा तो कभी बहुजन इधर से मारेगा। और सवर्ण के लोग इस चीज़ में, सवर्ण नेता अपने आप को इस चीज़ में व्यस्त हैं कि हमारे बेटा के टिकट सुरक्षित हो जाए, हमारे बीवी को टिकट मिल जाए। उन लोगों ने अपने ज़मीर को गिरवी रख कर समाज का जो कुलंकित करने का काम किया है। आने वाला समय में भारत का हर व्यक्ति ये चीज़ उन लोगों को बताएगा। और अभी तो आपके द्वारा ही, हमारे द्वारा ही कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का शुरुआत हुआ ना, कि आरक्षण का विरोध भी होना चाहिए। जब आपने इस चीज़ को शुरू में जब लिखा संजय भैया ने, आपने जब सबसे पहले बनाया था तो आपके साथ 2 ही लोग न थे। आज इस देश के जनता ने देखा ना, पूरे देश के लोगों ने देखा कि सवर्ण वोट बैंक भी है। और जिसका नतीजा आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ताकतवर संगठन RSS का माना जाता है, सबसे ताकतवर संगठन BJP का मध्य प्रदेश के अंदर माना जाता है। उसका क्या स्थिति हुआ विधानसभा चुनाव में? राजस्थान के अंदर सबसे ताकतवर भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे मानी जाती है, उसका क्या स्थिति कर दिया सवर्णों ने? छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 15 बरस से भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उसका क्या स्थिति कर दिया? वाल्मीकि जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री हूँ, लेकिन मुझे एक बात अभी तक ये समझ नहीं आ रही है अपने लोगों की, कि अगर लोग बीजेपी से खफा है तो कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस से खफा है तो बीजेपी को वोट देते हैं। ज़्यादातर स्टेट में भी आप देख रहे हैं, अगर कांग्रेस बीजेपी दूसरे से दोनों से खफा हैं तो किसी मुलायम सिंह को ले आएंगे, किसी लालू यादव को ले आएंगे, किसी और तीसरे राजनीतिक दल को ले आएंगे। तो क्या एक्चुअली हमारे लोग क्या सोच है हमारी? क्या हम कभी एक वोट बैंक नहीं बन सकते हैं? क्या हम अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं बना पाएंगे क्या कभी? क्या हमारे लोग ऐसे ही पार्टियों में गुलाटी खेलते रहेंगे? देखिए, आपका जो DNA है वो DNA झुकने वाला नहीं है।
देखे होंगे तो हमने कभी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं किया। नहीं, मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ वाल्मीकि जी, इसमें ले देके ये जितनी भी पार्टियां हैं, जिनको भी हमारे सवर्ण भाई बहन सब बंधु हमारे वोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आरक्षण की बात आती है, कहीं ना कहीं जब SC/ST की बात आती है, कहीं ना कहीं जब सवर्णों का गला दबाने की बात आती है, उस टाइम पे तो ये सारे दल एक हो जाते हैं ना। ये अलग कहाँ है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अलग क्या आपको इनमें कोई भिन्नता दिखती है क्या? बीजेपी कांग्रेस, अगर आप अपनी दृष्टि से देखते हैं तो कोई भिन्नता दिखती है क्या इसमें? भारत में एक ही मुद्दा है जिस पे सारे पॉलिटिकल पार्टी एक होता है, वो है सवर्ण उत्पीड़न का मुद्दा। अगर सवर्णों को सताने के लिए कोई कानून भारत के लोकसभा में पारित किया जाता है तो उसमें कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन में उतरेगी, सपा भी उतरेगी, बहुजन भी उतरेगी, RLD भी उतरेगी, राजद भी उतरेगी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग में कमी क्या है कि हम लोग किसी एक को नेता नहीं मानते। सब घमंड में है कि हम भी नेता हैं। जब तक आप एक व्यक्ति को नेता नहीं, लीडर तैयार कर नहीं, आज जरूरत किस चीज़ की है? आज राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार किया जाए, या फिर जो लीडर्स इन पार्टियों से टिकट लेके आ रहे हैं या उनका बहिष्कार किया जाए। मैं एक बिल्कुल क्लियर सा बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आज एक ब्राह्मण बीजेपी से टिकट ले आता है, एक राजपूत अगर कांग्रेस से टिकट ले आता है, एक बनिया कायस्थ अगर RLD से ले आता है या लालू जी की पार्टी से ले आता है, तो हम लोग तो उनमें बढ़ जाते हैं ना। मेरी बात सुनो, हमारे वोट तो बढ़ गए ना। ब्राह्मण के वोट तो ब्राह्मण वाला ले गया पार्टी, और राजपूत का राजपूत वाला ले गया, और तीसरे का वो ले गया, तो हमारा वोट तो बढ़ गया। हमारा वोट संगठित कहाँ रहा? तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी नज़र से जरूरत किस चीज़ की है? पार्टियों का बहिष्कार हो या उन लीडर्स का बहिष्कार हो जो हमारे बीच में टिकट लेके आते हैं इन पार्टियों का? कभी भी व्यक्ति का बहिष्कार उचित हो। पार्टी उसी मुद्दा को उठाती है जो जनता चाहती है। आप अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई ब्राह्मण आ रहा है, कांग्रेस से कोई राजपूत आ रहा है, अगर राजपूत और ब्राह्मण मिलकर दोनों का बहिष्कार कर दे तो भारतीय जनता पार्टी अगला बार ना ब्राह्मण को टिकट देगा, ना कांग्रेस राजपूत को टिकट देगा। इसलिए कभी भी व्यक्ति का विरोध कीजिए। और हम लोगों को सबसे पहले तो एक राजनीतिक विकल्प की ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग राजनीतिक विकल्प पे चर्चा किया जाए और सार्थक चर्चा किया जाए, जो जिसने देश के लिए अपना 10 साल 5 साल अपने समाज के लिए न्यौछावर किया है। हम लोगों को वैसे लोगों को आगे करके हम लोगों को उसके पीछे लगना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आज दोस्तों आप देख रहे थे हमारे साथ वाल्मीकि जी, और उनसे बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है। और इसमें सिर्फ चर्चा में जो एक बात निकल के सामने आ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे समाज के हैं, जो हमारी जाति से हैं, जो हमारे धर्म से हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ एक छलावा करते हैं, वोट हमारा लेते हैं, कानून दूसरे लोगों के लिए पास करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उन लोगों से संभलने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। आने वाले इलेक्शन में हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पूछ तो सकते हैं कि भाई क्या आप हमारे लिए असेंबली में आवाज़ उठाएंगे, क्या आप विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। ऐसे नेताओं से आप पूछना शुरू करो। तो अभी पूछता है भारत, ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जो भी लीडर हमारे लोग आते हैं, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, अपने समाज में वोट मांगने आते हैं, उनसे एक बार पूछा जरूर जाए कि आप हमारे लिए आवाज़ असेंबली में क्यों नहीं उठाते हो। और अगर हमारे लिए आवाज़ नहीं है, हमारे लिए आप कुछ काम नहीं कर सकते हो, हमारा आप असेंबली में नाम भी नहीं ले सकते हो, तो हम आपको जाति के नाम पर वोट क्यों दें। तो मित्रों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वाल्मीकि जी आपका भी, आप बिहार से आए और हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।